आर यू। मैं गुडविल क्लासेस की ओर से आज कक्षा 9वीं का अध्याय तीसरा का बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ। इससे पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है और हम मोटिवेट होते हैं और इससे अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं जो कि ज्ञानवर्धक साबित होता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उजागर होता है। तो अगला क्वेश्चन है जो कि कक्षा 9 का बल तथा गति के नियम का लघु उत्तरीय प्रश्न है। बल की परिभाषा दें, इसका SI मात्रक क्या है। दोस्तों ये भारतीय भवन बुक से लिया गया है ये सारे प्रश्न उत्तर। तो बल वह अभिक्रिया है, बल वह अभिक्रिया है, अभिक्रिया को कहते हैं जो वस्तु के विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन करने की प्रयत्न करे। तो बल एक क्या है, बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, जैसे यहाँ पे सिद्ध किया गया है। तो बल जो होता है वो संवेग के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन और उसके जो समय के समानुपाती होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो उसके समानुपाती होता है बल। जैसे यहाँ पे सिद्ध किया गया है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं एक छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इस तरह से यहाँ सिद्ध है कि बल बराबर जो होता है वो होता है MA। तो MA का मतलब यहाँ हुआ जो भी वस्तु हो, जब हम बल लगाएंगे उस वस्तु में तो वस्तु का कुछ मास होगा। M मतलब मास, भार होगा, और जब गति करेगा वस्तु तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। और इस तरह से निष्कर्ष ये निकला, किसी भी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। जो गेंद का वेग है वो कितनी बार बदलता है। फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी एक गेंद पर किक करता है। जैसे दो गेंद हैं, अगर फुटबॉल का खिलाड़ी जो है, जैसे यहाँ दो बॉल है, ये A है और ये एक B है, ये A है। तो अगर इस बॉल पे खिलाड़ी किक करता है, उसने अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी B, जो B है, पर पहुंचाता है और B उस गेंद को किक करके दूसरे के पास पहुंचाने का प्रयास करता है। इस तरह से विपक्षी टीम जो होता है, गोलकीपर C गेंद को पकड़ता है, जो बाकी C टीम होता है वो पकड़ता है गेंद को, तो और अपनी टीम के खिलाड़ी D की ओर करता है, फिर एक D होता है उसकी तरफ फेंकता है। तो उस कारक की भी पहचान करें, प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जाता है कि प्रत्येक अवस्था में एक बल जो है वो कार्य करता है। इसमें निष्कर्ष निकला कि जब गेंद का वेग 3 बार बदलता है, जैसे A पहले मारा, फिर B मारा, फिर C मारा, तो इस तरह से 3 बार बदलता है और लास्ट में जाके D में रुकती है। तो जब A किक लगाता है तो B की ओर, और जब B किक लगाता है वो लगाता है और गोल की ओर लगाता है, जो कि C होता है। C फिर पकड़ के फिर
डी की ओर किक लगाता है। इस प्रकार से देखा जाता है 3 बार किक लगाया जाता है बॉल पे। उसी प्रकार गेंद पर भी 3 बार किक लगाता है तीनों खिलाड़ी की टीम द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा। तो संतुलित और असंतुलित बल हम यहाँ समझ सकते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं इसमें। तो यहाँ पे स्थिति समान होती है, किसी तरफ झुकी हुई नहीं है। और इसी तरह से दूसरा रस्साकसी वाला खेल है, जो कि कोई परिमाण नहीं लगता है। 2 इधर से खींच रहे हैं और 2 जो है इधर से खींच रहे हैं, 2 इधर बल लगा रहे हैं। तो यहाँ कोई परिमाण निकल के नहीं आ रहा है, मतलब जो परिमाण होता है वो अशून्य आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब वस्तु पर लगाए गए बल का कोई भी परिमाण नहीं आए, मतलब परिमाण जो है, परिमाण या परिणाम जो है वो अशून्य हो, क्या हो, शून्य हो, क्या हो, कोई परिमाण नहीं आया तो शून्य हुआ। तो परिमाण जब शून्य हो तो उसको हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर संतुलित बल लग रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे संतुलित बल लग रहा है। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों या बलों का समूह है ना, लगने पर वस्तु का स्थिति चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रस्साकसी का खेल है, तो ये वाला टीम जो है अपनी ओर खींच रहा है। इसका परिणाम हुआ कि ये विनर हो गया, ये लूज़र हो गया। तो इसका यहाँ परिमाण आया है। तो यहाँ जो है शून्य नहीं हुआ, ये अशून्य हुआ, क्योंकि कुछ परिमाण आया है। ये शून्य नहीं है तो अशून्य है। उसी तरह से यहाँ पे झूला पे देखें, ये नीचे की ओर झुक गया है, तो यहाँ परिमाण अशून्य आया। तो इस अवस्था में हम कहेंगे कि जब वस्तु पर लगा बलों का जो निष्कर्ष होता है, परिमाण होता है, वो अशून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और मैं बता भी देता हूँ आपको। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070972030। इस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको नोट्स मैसेज कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जड़त्व से है। अगला क्वेश्चन जड़त्व से है कि जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व का जो नियम है वो क्या है, और इसके किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो जड़त्व का नियम, तो यहाँ जड़त्व का नियम आप देख सकते हैं, 2 फिगर भी दिया गया है। कहता है कि वह सामान्य अनुभव है या गुण है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका ये गुण होता है कि वो विराम अवस्था बनाए रखे, और यदि कोई वस्तु गति में है तो उसका वो गुण होता है कि वो गति अवस्था में बनाए रखे। तो इस तरह से यहाँ देखा जाता है कि जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गिलास है, उसके ऊपर एक पेपर है और एक सिक्का रखी हुई है। तो जैसे ही इस पेपर पे एक बल लगता है तो पेपर तो गति में आ जाती है, पर सिक्का जो है विराम अवस्था में था, वो विराम ही है। इसलिए जब पेपर हट जाता है वो सिक्का गिलास में गिर जाता है। इसका मतलब हुआ सिक्का जो है वो विराम अवस्था का जड़त्व का गुण बनाए रखता है। और दूसरा यहाँ देख सकते हैं, चलती ट्रेन से एक यात्री उतरता है, तो उतरने के बाद वो कुछ देर तक चलते रहता है। इसका मतलब है जब ट्रेन चल रही थी, यात्रा जो था कौन सा गति में था, तो वो गति के जड़त्व में था। उसका जो गुण था वो गति के जड़त्व में था, जिसके कारण उतरने के बाद कुछ देर तक वो उसी गुण में रहता है, उसके बाद वो आता है। अगर ऐसा नहीं हो तो आप गिर सकते हैं। और ये जड़त्व का जो नियम है प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो गैलीलियो साहब थे।
अगला प्रश्न है कि बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। बलों के समूह द्वारा यहाँ कहा गया है किसी कण पर हम बलों को लगाकर क्या कर सकते हैं कि परिणामी बल व एकल बल लगाकर उसका क्या कर सकते हैं, कण का प्रभाव पर ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बल लगाकर इस वस्तु को चिपटी कर दिया है। यहाँ दे रहे हैं बल लगाकर गेंद को धकेल रहा है, दिशा बदल रहा है। यहाँ भी बल लगाकर आप देख सकते हैं। यहाँ जो है फिर बल दो प्रकार के होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। ये है संतुलित बल, ये है असंतुलित बल। तो इस प्रकार से किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिमाण यदि शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। ठीक। और संतुलित बलों के अधीन जो है कोई वस्तु इस तरह बर्ताव करती है। अब उसी तरह से असंतुलित बल का परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा है यहाँ पे कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। जो संतुलित जो बल लगते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं और परिणाम जो होता है वो बराबर होता है संतुलित बल का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है बल और इसका परिणाम जो है क्या होता है, बराबर होता है। जितना ये है वही इतना ये है, तो इसका मतलब है कि यह संतुलित बल है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखें और उसकी व्याख्या करें। तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था और सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बल या बलों का समूह असंतुलित बल कार्य ना करे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो न्यूटन कहा कि कोई वस्तु का अगर विराम अवस्था में है तो विराम में बनाई रहेगी। जो ये बॉल है जो विराम अवस्था में है तो विराम में है। ये बॉल जब यहाँ देखें एक खिलाड़ी द्वारा इसको बल लगाया जाता है तब ये गति में आती है। तो न्यूटन भी यही कहा है, जब कोई भी वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, वो तब तक विराम में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उस पर नहीं लगाया जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनमें दो हैं क्या कहते हैं, दो तरह के हैं। जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ये विराम में है, और दूसरा क्या है, एक सरल रेखा के एक समान वेग से गतिशील होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो जड़त्व क्या है, जड़त्व वह गुण है जो कि किसी वस्तु कोई भी वस्तु अगर विराम है तो विराम अवस्था में बनाए रखने का गुण होता है, अगर गति में है तो गति अवस्था के बनाए का गुण होता है। जैसे आप देख सकते हैं व्याख्या में कि ये गिलास में, अभी इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये गिलास के ऊपर एक पेपर है, तो यहाँ उसके ऊपर एक सिक्का है। सिक्का विराम अवस्था में है और वो विराम अवस्था ही बनाए रखेगी जब तक पर कि उसे गति ना लगे। और पेपर पे एक उंगली से ठोकर मारता है, बल लगता है तो पेपर खिसक जाता है और सिक्का विराम अवस्था का जड़त्व बनाए रखता है तो वो गिलास में चले जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिक्का जो है विराम अवस्था का जड़त्व बनाए रखा हुआ है। दूसरा, यहाँ चलती हुई ये गेंद देखें आप। गेंद जब कहीं लेते हैं, क्योंकि गेंद जो है ये गति अवस्था का जड़त्व का गुण होता है इसमें, और यही कारण है कि जब गेंद को कैच करते हैं तो जो खिलाड़ी हैं वो नीचे की ओर खींचते हैं, हाथ को नीचे की ओर खींचते हैं ताकि उसको धीरे धीरे विराम अवस्था में लाया जा सके। इस तरह से जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व का मतलब होता है इस जड़त्व के कारण
कारण वस्तु जो है विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है, और गति का जड़त्व, इस जड़त्व के कारण वस्तु का सरलरेखा में एक समान गति अवस्था में जो है बनाए रखने की चेष्टा की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध। तो जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध क्या है? कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जड़त्व की माप होती है, द्रव्यमान जो होती है। जिस वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, यदि हम एक ही आकार का फुटबॉल तथा पत्थर का ठोकर मारें, फुटबॉल काफ़ी दूर जाएगी, परंतु उसी आकार का पत्थर अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। अगर एक फुटबॉल है, इसमें अगर बल लगाते काफ़ी दूर तक जाती है। अगर इसी आकार का एक पत्थर है, इसमें उतना ही बल, जैसे 5 न्यूटन बल हम बॉल में लगे, बॉल काफ़ी दूर तक गई, और 5 न्यूटन का बल इस पत्थर में लगाएंगे तो पत्थर हिलेगी भी नहीं। इसका कहने का मतलब हुआ कि परंतु उसे नहीं हिलेगी। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि फुटबॉल की अपेक्षा पत्थर में अपनी गति का परिवर्तन को रोकने की क्षमता अधिक है। मतलब अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है कि वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है? यदि हाँ, तो वस्तु का वेग के परिमाण एक दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। तो बिल्कुल कर सकती है। अगर असंतुलित बाह्य बल किसी भी वस्तु पर लगाया जाए, तो वो बाह्य असंतुलित बल अर्थात असंतुलित बल तो क्या होता है, अनुभव करती है। वस्तु न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन करती है और वो एक समान गति अवस्था में होगी, अर्थात उसके वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत रहेगी, अगर प्रथम गति नियम से देखा जाए तो। अगला प्रश्न है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। ये बॉक्स है और 200 न्यूटन बल लगाकर इसको ढकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो बक्से पर जो लगने वाला, जो फर्श और बक्से के बीच जो घर्षण बल लगता है वो क्या होगा? क्योंकि बक्सा नियत वेग से चल रहा है, नियत वेग से तो चल रही है, एक समान वेग से, इसलिए उस पर परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। जब नियत वेग से चलेगा तो कोई परिमाण नहीं होगा, और अर्थात हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल क्या करेगा? संतुलित कर रहा है, क्योंकि जितना घर्षण बल है उतना ही हमको बल लगेगा। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल भी क्या होगा? 200 न्यूटन ही होगा। मतलब जो बल होता है वो घर्षण बल के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है किसी बस से अकस्मात चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। आप देखे होंगे कि ये सीट में बैठे हुए हैं यात्री, तो क्या होता है, अक्सर वो पीछे की ओर झुक जाता है जब बस चल रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब गाड़ी या बस अचानक चल पड़ती है, तब उसमें सवार यात्री का जो निचला भाग गाड़ी का या बस के साथ गतिमान हो जाता है, जबकि विराम अवस्था के जड़त्व के कारण यात्री का जो शरीर होता है वो विराम अवस्था का जड़त्व का गुण होता है उसमें,
और वो ऊपरी भाग जो है यात्री का सीट से टच नहीं होता है और इसीलिए वो विराम में ही रहता है, जिसके कारण निचली भाग तो गति में आ जाता है शरीर का और ऊपरी भाग शरीर का गति में नहीं आता है और वो क्या होता है, बस के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। निचला भाग चलता है लेकिन ऊपरी वाला भाग जो है वो गति में नहीं आने के कारण झुक जाती है। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस में थोड़ा खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लग जाने पर आगे की ओर झुक जाता है। आप देखे होंगे जब गाड़ी चल रही है तो एकाएक क्या होता है, ब्रेक लगने पे वो आगे की ओर झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब व्यक्ति जो है बस में खड़े रहते हैं तो जत्व के नियम के अनुसार वो क्या होता है, अगर कोई पिंड गतिशील है तो गतिशील में ही रहती है। जब गाड़ी गतिशील रहती है तब उसमें बैठा जो सवारी होता है वो भी गतिशील रहता है। जब गाड़ी एकाएक अचानक रुक जाता है तो जो यात्री था वो तो गतिशील है। तो इस तरह से यात्री पूर्व अवस्था में रहने का कोशिश करता है, जिसके आगे की ओर वो झुक जाता है। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी से कूदना क्या खतरनाक हुआ? व्याख्या करें। बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है कि जब गाड़ी चलती है तो हमारा शरीर जो है वो गति का जत्व में रहती है। जब हम कूदते हैं गाड़ी तो चलती रहती है पर हम जो है एक विराम अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, विराम अवस्था के जत्व में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है वो गति का जत्व में है, इसलिए हम गिर सकते हैं। इसीलिए चलती गाड़ी से हमें नहीं कूदना चाहिए। अगला है, फिसलन वाली ज़मीन पर चलना कठिन होता है, व्याख्या करें। फिसलन वाली ज़मीन पर चलना इसलिए कठिन होती है, जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो पैर और ज़मीन के बीच एक घर्षण के कारण हम ज़मीन पर तिरछा क्रिया बल लगाते हैं और हम चल पाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ज़मीन पर पीछे की ओर बल लगाते हैं और घर्षण बल जो है आगे की ओर लगती है। फिसलन वाली ज़मीन पर चलने पर कठिनाई होती है क्योंकि तब घर्षण कम हो जाता है, जिससे गिरने का संभावना होती है। क्योंकि अगर किसी भी जितने भी फिसलन वाले जगह होंगे, जितने फिसलन होंगे उतने ही हमें कठिनाई होगी, क्योंकि हम चलते हैं तो हम जितना बल लगा के चलते हैं उतना ही बल क्या होती है, सतह पर होती है और हमें एक संतुलन बल संतुलित बनाए रखती है। आगे है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां गिर जाती है। क्यों? क्योंकि पत्तियां जो होती है शुरू में विराम अवस्था में होती है, जड़त्व के कारण विराम अवस्था का जो जड़त्व होता है और वो गुण को उस अवस्था में बनाए रखती है। जब शाखाओं को हम तेज़ी से हिलाने लगते हैं, इस स्थिति में वो अवस्था बदल जाती है तथा जड़त्व के कारण पत्तियां क्या कहते हैं, टूटकर गिरने लगती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम पत्ते जो है विराम अवस्था में, जब हम पेड़ को हिलाते हैं, पेड़ तो गति में आ जाती है लेकिन पत्ते विराम में रहती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक टकरान टाइप का हो जाता है, जिससे वो पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करें कि जब किसी कालीन या दरी का छड़ी से पीटा जाता है तो क्या होता है, तो दरी तो गतिशील हो जाता है, जबकि धूल के कण जो है विराम के जत्व के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं तथा इस प्रकार धूल दरी से बाहर आ जाती है, वो विराम अवस्था में आती है। जब हम उसको मारते हैं तो क्या करती है, बाहर आ जाती है। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें
और हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, दौड़ते हुए घोड़े के एक रुक जाने पर सवारी जो है आगे की ओर फेंका जाता है, क्यों? जब घोड़ा में सवार है अगर दौड़ता है, अगर घोड़ा अचानक रुक गया तो सवारी आगे झुक जाता है। वो क्यों होता है कि अगर कोई पिंड गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा, अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा। ये जड़त्व का नियम है। तो जब घोड़ा जो है गतिशील रहता है तब उस पर बैठा सवार भी क्या होता है, गतिशील रहता है। तो घोड़ा के एकाएक रुक जाने पर घोड़ा तो विराम अवस्था जड़त्व कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति बैठा रहता है वो गतिशील में ही रहता है। इसके कारण घोड़ा वहीं रुक जाता है और व्यक्ति जो है आगे की ओर फेंका जाता है। अगला प्रश्न है, दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों? इसलिए होता है जब दरी पर जो खड़ा व्यक्ति है उस पर जो भाग है जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहता है, तो जो व्यक्ति है वो तो विराम अवस्था में बनाए रहती है। लेकिन जबकि दरी जब खींचते हैं वो घर्षण बल के कारण वो क्या होते हैं, गति में आ जाती है। इसे ही कारण है कि गति के विपरीत दिशा में वो झुक जाता है, अर्थात दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्योंकि वो गति में आता नहीं है इसलिए वो उलट जाता है, जबकि दरी गति में आ जाता है। अगला प्रश्न है, बल की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? बस की छत पर जो हम रखते हैं सामान को रस्सी से बांधा जाता है, कि क्यों बांधा जाता है? कहता है जब समान गति को बस की छत पर रखते हैं तो, है ना, तो ऐसा होता है कि जब बस ऐसा स्थिति में बस जब अचानक चलना शुरू करता है तो कुछ हल्के सामान बस के छत से पीछे की ओर गिर जाता है, ऐसा देखा जाता है। यदि चलती हुई बस हो, अगर अचानक रुक गया फिर भी गिर जाता है। इसलिए बस की छत के ऊपर सामानों को बांध कर रखा जाता है। तो ये भी जड़त्व का ही नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है संवेग से। कहता है संवेग की परिभाषा दें, इसका ऐसा ही मात्रक। संवेग की परिभाषा है किसी वस्तु पर द्रव्यमान और उस पर वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उसको संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, p बराबर mv। संवेग का ऐसा ही मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग एक क्या है, सदिश राशि है। अगला है न्यूटन के नियम से है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, परिवर्तन उस बल की दिशा में होती है। तो संवेग में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन की दर बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। यह हुआ संवेग में परिवर्तन की दर। तो कहता है संवेग में परिवर्तन दर की वस्तु पर लगा बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम इस तरह से इसको सिद्ध कर देते हैं कि जो बल होता है संवेग में परिवर्तन जो होता है वो है एम भी हो गया, जैसे P1 और P2 माइनस P1 होता है। तो P2 हो गया हमारा अंतिम वेग, तो m भी हो जाएगा माइनस mu हो जाएगा बाय t हो जाएगा। और यहाँ जो है हम m कॉमन ले लिए हैं और हम पिछला अध्याय में पढ़ चुके हैं a बराबर v माइनस u बाय t होता है। तो इस तरह से हम पाते हैं। और k एक कांस्टेंट ले लेते हैं। जब एक फोर्स जो है 1 न्यूटन लगता है, मास 1 kg होता है, और त्वरण जो है त्वरण भी यहाँ 1 होगा, 1 छूट गया है, 1 मीटर पर सेकेंड होगा। इस तरह से k का मान 1 निकल जाता है।
और इस तरह से ये फोर्स बराबर ma, मतलब किसी भी वस्तु पर लगा बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब खिलाड़ी कैच लेता है तो क्रिकेट का बॉल जो होता है वो गति में होता है, जबकि जो खिलाड़ी होता है वो गति में नहीं होता है। जब बॉल को अपनी हाथ की ओर लेते हैं तो कोशिश चेष्टा करता है कि कुछ देर बॉल को गति में रखें ताकि बॉल हाथ से छिटके नहीं। अगर ऐसा नहीं करने पर बॉल क्या होता है, हाथ से छिटक जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या करें। न्यूटन के तृतीय गति नियम कहता है प्रत्येक जो क्रिया होता है वो प्रतिक्रिया होता है। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम बल दो वस्तुओं पर अन्योन क्रिया है। अन्योन क्रिया का मतलब होता है अगर एक वस्तु एक बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई वस्तु है, अगर इस पर जो बल लगाता है ये दूसरी तरफ इससे बल लगाता है, दोनों क्या होगा, तो इक्वल होगा। और दिशा क्या होगा, इसका विपरीत दिशा में लगाती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक क्रिया, दूसरे शब्दों में ये हम परिभाषा दे सकते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये बहुत ही छोटा और सटीक परिभाषा है। अगला प्रश्न है यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचा जाता है। तो घोड़ा द्वारा जो गाड़ी पर लगाया गया बल होता है जो न्यूटन के तृतीय गति नियम से पहिया पर विपरीत दिशा में एक घर्षण बल होता है जो कि अधिक होता है, तब गाड़ी आगे की ओर बढ़ता है और घोड़ा यह बल अपने टापों से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में लगाती है और बल लगाकर यह पैदा करता है। अगला प्रश्न है, और कितने प्रश्न रह गए हैं, चलिए अगला प्रश्न है यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होता है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा, यह हो गया है। तो इससे अगला क्वेश्चन करेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत की परिभाषा। तो संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत रहेगा। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई बल नहीं लगे। इस निष्कर्ष से व्यापक रूप से संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है। तो जो जहाँ की वायुमंडल रहित कैसे चलता है, तो इसमें है रॉकेट या जेट विमान के नौदन में रॉकेट के पिछले भाग में एक टुंड से होकर गैस अति उच्च गति से बाहर निकलता है। गैस द्वारा वहन किए गए संवेग में बराबर और विपरीत संवेग रॉकेट के पर्याप्त करता है। यह संवेग रॉकेट या जेट विमान के आगे की ओर धक्का देने के लिए आवश्यक होता है और जिससे कि रॉकेट या जेट विमान जो है आसानी से वायुमंडल रहित आकाश में उड़ने लगता है। अगला प्रश्न है
कि एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयातायात मात्रा पानी और फेंकने वाली रबर की नीली नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। आप जानते हैं जब पानी जो अग्निशामक पानी पड़ता है, रबर का जो ट्यूब वाले हैंडल होते हैं उसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होती है? रबर की जो नली होती है वो बहुतायत मात्रा में पानी तभी निकलती है जब उस पर नली द्वारा आगे की ओर बड़े परिमाण का क्रिया बल लगे। तो जब क्रिया बल अधिक लगता है तो वहाँ पे काफ़ी क्रिया बल उत्पन्न होती है, जिसके कारण कि उस पर जो है पानी भी नली के पीछे की ओर जो है ढकेलता है। जब पानी आगे की ओर ढकेलता है तो उसको नली पीछे की ओर ढकेलता है। तो उसे रखने के लिए अग्निशामक कर्मचारी को काफ़ी बल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसे कठिनाई होती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता है, क्यों? अब खड़े ट्रक है, उस पर धक्का लगा, गतिशील नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किसी भी गतिशील करने के लिए क्या चाहिए, तो उस लड़के द्वारा जो ट्रक पर आरोपित बल है वो उस विरुद्ध सड़क के ट्रक के बराबर परिणाम का घर्षण बल लगता है। जितना घर्षण बल ट्रक को रोके रखा है उतना ही बल लगाना पड़ेगा लड़का को। तो लड़का जो ट्रक है जो इस घर्षण बल से रुका हुआ है वो लड़का द्वारा लगाए गए बल जो है संतुलित देता है ट्रक पर, परिमाणी बल शून्य हो जाता है। इसके ट्रक से गतिशील नहीं होता है क्योंकि वो बराबर नहीं होता है। तो यहीं तक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा अगला वीडियो के लिए। तो अभी तक जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो और अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बनाएं, ताकि जो शिक्षा है उसका स्तर अच्छा हो हमारे यहाँ। इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन